के संताप बने हैं हम कवियों की कुटिया में। सम्राटों के राजमहल हमारे चरण दबाते हैं। राजवंश के शिशु पले हैं हम कवियों की कुटिया में। राजवंश के शिशु पले हैं हम कवियों की कुटिया में। वाल्मीकि आश्रम ने जिस राजवंश ने जिस सीता को ठुकरा दिया, तो उस ठुकराई हुई सीता को अगर किसी ने अपनाया तो वो एक कवि की ही कुटिया थी। इसलिए कवि का ओहदा बड़ा है समाज में और उसका सम्मान बड़ा है। हाँ, सम्मान बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो कवि पहला कवि था वो डाकू था और हम सब डाकू की औलाद हैं। वो डाकू धन पे डाके डालता है, हम मन पे डाके डालते हैं जिसकी कोई सजा नहीं होती। दिल पर डाका डालने की कोई सजा नहीं होती। कभी जब भी डाका डालता है तो मन पर डालता है, दिल पर डालता है और उसकी कोई सजा उसे नहीं दी जाती। मैं आपको प्रणाम करता हूँ श्रीकांत जी। तमाम असमर्थता के बावजूद आप यहाँ बैठे हैं, कवियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप सब लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पहले कवि से लेकर यहाँ तक बहुत अच्छा सुना है। थोड़ी सी शिकायत कवियों को ये रही कि आप तालियां नहीं बजा रहे, ये नहीं बजा रहे। आप जहाँ बैठे हैं अच्छा सुन रहे हैं, तालियों से कुछ नहीं। कविता या कवि छोटे बड़े नहीं होते, थोड़ी सी जागृति बढ़ जाती है, प्रतिक्रियाएं आपकी मिल जाती हैं, कविता का मान बढ़ जाता है। मैं व्यंग्य का कवि हूँ। इस समाज में जो नहीं होना चाहिए था वो होने लगा, और जो नहीं होना चाहिए था वो होने लगा, और जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तब व्यंग्य पैदा हुआ। जो विसंगतियां थीं, जो विद्रुपताएं थीं, उससे व्यंग्य पैदा हुआ। मैं बस उसी भाषा का कवि हूँ। व्यंग्य क्या होता है मैं आपसे जुड़ता हूँ। हमारे बड़े व्यंग्यकार माणिक वर्मा जी कभी कहा करते थे कि मैंने हिंदू का चेहरा लगाया, सुन, मैंने हिंदू का चेहरा लगाया तो मुझे मुसलमानों ने पीटा। फिर मैंने मुसलमान का चेहरा लगाया तो मुझे हिंदुओं ने पीटा। बाद में मैंने सिख का चेहरा लगाया तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर पीटा। आखिरी में मैंने खूबसूरत औरत का चेहरा लगाया, फिर तीनों ने एक दूसरे को पीटा। गालियां कम आई। जागृति से सुनना। मैं एक भी बात इधर उधर की नहीं करूंगा। थोड़ा सा पढ़ा लिखा कभी, और ये मान के चल रहा हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। समझ गए ना आप लोग व्यंग्य क्या होता है? नहीं समझे तो मैं आपको फिर समझाता हूं। व्यंग्य के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। अभी पिछले दिनों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जंगल सफारी में गए थे। वो बियर गिल्स आए थे विदेश से, जंगल में उनके साथ घूमने गए थे। पूरे टेलीविजन ने उनको पूरे दिन रात दिखाया। बियर गिल्स के साथ जब हमारे प्रधानमंत्री जी घूम रहे थे तो अचानक एक खूंखार शेर सामने आ गया। बियर गिल्स ने कहा, मोदी जी अगर खूंखार शेर सामने आ जाए तो क्या करोगे? मोदी जी उठे, शेर के पास गए, शेर के कान में कुछ कहा और लौट के आ गए। शेर उल्टे पांव जंगल में वापस। बियर गिल्स हैरान, बोले यार आखिर क्या कह दिया मोदी जी आपने कि शेर वापस लौट गया? बोले कुछ नहीं यार, उनसे केवल यही कहा था कि पंजे फटकार के दहाड़ता क्या है, माँ ने दूध पिलाया है तो चुनाव लड़ ले। वाह। सरकारों में बड़े आरोप लगते हैं सत्तन जी कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। सरकार इससे ज्यादा क्या करे? अभी हमारी सरकार ने पिछले दिनों 3000 करोड़ रुपए खर्च करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142 मीटर ऊंची मूर्ति बनाई। दुनिया के सारे स्टैचू एक झटके में छोटे कर दिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक स्थल से ही देख के बता देंगे कि अच्छे दिन कितने किलोमीटर रह गए हैं। हमारे यहाँ हनुमान जी बैठ गए और हनुमान जी के बैठाने में मदद करने वाले यहाँ बैठे हुए कविता सुन रहे हैं। समझ रहे हैं आप इनकी भाषा? अच्छा, जो लोग नहीं समझे मैं उन्हें फिर समझाता हूँ। मैं थोड़ा सा बस आपको समझा दूं, फिर मैं अपनी कविताएं पढ़ूं। दो विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थी। दो विधवाएं आपस में बातचीत कर रही थी
एक विधवा ने दूसरी विधवा से कहा, मुझे तो इन सुहागिनों को देखकर तरस आता है, इन सुहागिनों से अच्छी तो हम विधवाएं हैं, कम से कम हमें पता तो है कि हमारे पति कहाँ हैं। समझ रहे ना आप लोग? सब समझ रहे ना? अच्छा, जो नहीं समझे मैं उन्हें फिर समझा। वाह, समझने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है आदरणीय सुप्रीम। मैं तो पिछले दिनों मार्केट में गया तो एक शॉपिंग मॉल से पति और पत्नी दोनों बाहर निकल रही हैं। तो पत्नी को देख करके एक व्यक्ति बोला, हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। सब ताली बजाओ तब हाथ नीचे आएगा। हे मल्लिकाए हुस्न, अंधे भिखारी को 5 रुपए दे दे। महिला ने जिंदगी में पहली बार हुस्न की तारीफ सुनी, तुरंत पर्स खोला और 5 का नोट निकालने को हुई। तभी उसके पति ने उसे डांटा, बोले बेवकूफ, इसे 100 रुपए दे, क्योंकि ये वाकई अंधा है। समझ रहे ना? सब समझ रहे ना? बेनती भाषा कर। अच्छा, जो नहीं समझे मैं उन्हें फिर समझाता हूँ। दोस्तों, ये वो जुमले पढ़ रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर मेरे नाम से बदनाम हुए। पीछे के लोग बैठे हुए हैं, खामोशी से बैठे हुए हैं। मैं 8 कवियों का काव्य पाठ सुनने के बाद कविता पाठ करने आया हूँ। मुझे लगना चाहिए कि मैं मूर्तियों को कविता नहीं सुना रहा हूँ, जिंदा लोगों को सुना रहा हूँ। थोड़ी सी जागृति पीछे से एक जुमले का आनंद लेना। कवि सम्मेलन 2 तरफा कार्यवाही है। हम लोगों के पास में कोई वाद्य यंत्र नहीं है, केवल शब्द यात्रा करते हैं और शब्द पर आपकी प्रतिक्रिया मिलती है तो कविता बलवान बनती है। वरना ये 140 चैनल जो आकाश गंगा से हमारे घरों में जो अपसंस्कृति बिखेर रहे हैं, उसके परिणाम बहुत खतरनाक आने वाले हैं। संस्कृति को बचाने का अगर कोई एकमात्र साधन इस हिंदुस्तान में बचा है तो वो ये हिंद सम्मेलन का मंच। एक जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, दूसरी जिम्मेदारी आप अपने तरफ से निभाइए। क्योंकि कभी डॉक्टर कुंवर विजय ने कहा था कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और क्या बात है। पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। एक कदम हम बन रहे हैं, एक कदम आपको बनना चाहिए। बस एक एक जुमले का आनंद लेना। बजट सत्र पर भाषण देते हुए ये मत देखना कि मैं कह क्या रहा हूं, आप ये देखना कि मैं किस अदा से कह रहा हूं। बस उस अदा पर आपकी मोहब्बत चाहता हूं। बजट सत्र पर भाषण देते हुए हमारी सरकार ने कहा, हम लोगों के मनोरंजन के लिए शीघ्र ही नए चिड़ियाघर खोलेंगे। मैंने कहा, ये फिजूल खर्ची क्यों, जबकि आप लोग हो। मोहब्बत देना। महिलाएं ये यहाँ बैठी हैं, मेरी दृष्टि जहां गई है उस दृष्टि पर आपकी मोहब्बत चाहता हूं। टेलीविजन वालों, अगर सीरियल सालों साल घसीटना था तो इसका नाम दिया और बाती की बजाय अखंड ज्योति रख लेते। अच्छा, जो नहीं समझे उन्हें फिर समझाता हूं। एक जुमला जो हिंदुस्तान में मेरे नाम से बदनाम हुआ, हिंदुस्तान के 71 साल के लोकतंत्र के गाल पर अगर मैंने तमाचा मार दिया हो तो इंदौर की स्थापना दिवस के इस मौके पर एकत्रित लोगों, उस गुस्से को आपकी तालियों में तब्दील होता हुआ देखना चाहता हूं। रात्रि को 3 बजे कवि सम्मेलन से लौटने के बाद मैं घर पहुंचा, श्रीमती जी से कहा, मुझे खाना परोस दो। वो बोली, अपने हाथ से परोस लो, मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जो रात को 3 बजे जाग जाऊं। समझ रहे हो आप?
भाषा क्या होती है। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं दोस्तों, और इससे बड़ा व्यंग्य क्या होगा कि हमने पिछले 10 साल एक ऐसे प्रधानमंत्री जी को भुगता जो कुछ बोले नहीं, और अब ऐसे आ गए जो दूसरों को नहीं बोलने दे रहे। लोगों ने तरह तरह की बातें की, मैंने नहीं की। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं और करता था, और इज्जत इसलिए करता था कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी देश के एकमात्र ऐसे कामयाब प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 10 साल बिना कामयाबी के निकाल दिए। तो केवल वो ही समझते थे कि मैं भारत को संबोधित कर रहा हूं, और भारत समझता था कि पार्टी की तरफ से माफी मांग रहे हैं। और दोस्तों, सतगुरु के चरणों में रखता हूं। प्रति उत्पन्नमति और व्यंजना के बड़े सम्राट मेरे सामने बैठे हुए, एक व्यंग्य की केवल आज की रात एक व्यंग्य का, एक पंक्ति का व्यंग्यकार हूं मैं। देश का दुर्भाग्य देखिए कि सूर्योदय लाने का वादा वे लोग कर रहे हैं, सूर्योदय लाने का वादा वे लोग कर रहे हैं जिनके खुद के चुनाव चिन्ह लालटेन है। वाह। क्या स्थिति हो रही है देश की। अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र में बड़ी बात कर रहा हूं, ये राजनीति के लोग बैठे हैं, अगर ठीक से मैंने बात कर दी हो तो। पिछले दिनों महाराष्ट्र में जब समान विचारधारा की शिवसेना, पिछले दिनों महाराष्ट्र में जब समान विचारधारा की शिवसेना ने भाजपा के साथ संबंध तोड़ा और दूसरे के साथ जोड़ा, मैं उसी दिन समझ गया कि विचारधारा एक ऐसी मजबूर औरत का नाम है जिसकी हर औलाद के पिताजी अलग अलग हैं। वाह। स्थिति ये, राजनीति के समीकरण कुछ और कहते हैं। राजनीति की परीक्षाएं जब नजदीक आ जाती हैं तो नाथूराम गौडसे स्कूल के छात्र भी महात्मा गांधी मार्ग से होकर निकलने लगते हैं। समझ रहे हो आप लोग? और जो नहीं समझे, आखिरी बार समझाता हूं, फिर मुझे कविता पाठ करने का हुक्म देना। बेवकूफ है वे लोग, बेवकूफ है वे लोग जो अपने प्रधानमंत्रियों के पुतले बनाते हैं और फिर उन्हें फूंकते हैं। हमें देखो, हमने पुतलों को प्रधानमंत्री बना के देश फूंक दिया। वाह वाह वाह। दोस्तों, इस मंच पर तरह तरह की कविताएं पढ़ी गई, कभी अपनी अपनी बातें रखते हैं। देश का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 30 साल हो गए मुझे कवि सम्मेलनों के मंच पर, और 60 साल का हिंदी कवि सम्मेलन का इतिहास आदरणीय सत्तन जी के रूप में यहाँ बैठा है। इस हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। यह हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और ये कल भी जिंदाबाद रहेगा। अगर हिंदुस्तान का कुछ बिगड़ा है तो वो ये बिगड़ा है कि मैं खुद बिगड़ा हूं। जिस दिन मैंने अपने आप में सुधार शुरू कर दिया, देश अपने आप सुधरता शुरू हो गया। बहुत बढ़िया। क्योंकि 1/130 करोड़ हिंदुस्तान में खुद हूं। लेकिन इस हिंदुस्तान का दुर्भाग्य ये है कि स्वच्छता अभियान के नाम पर हम झाड़ू लेकर के सड़क पर निकल पड़ते हैं, जबकि जरूरत है चरित्रों को साफ करने की। इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है, इंग्लैंड अपने वैभव से सबको पछाड़ रहा है। अमेरिका अंतरिक्ष में झंडे गाड़ रहा है, जापान 11वीं विंडो के नजदीक खड़ा है, ऑटोमोबाइल्स में जर्मनी का जादू तगड़ा है, इधर चीन ने पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट उतारा। एक हम भारतीय हैं जो मुंह में गुटखा दबाकर अभी तक यही पूछ रहे हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। क्या स्थितियां हो गई हमारी। मैं आपका आभारी हूं श्रीकांत जी, आप स्थापना दिवस का कार्यक्रम करने के साथ साथ भाषा का ये मंच सजाते हैं, ये बहुत जरूरी काम है। यहाँ संगत में हमारी संस्कृति में हमारी पीढ़ियां बैठती हैं, संस्कृति का भाषा का आदान प्रदान होता है, संगत के बड़े अच्छे असर होते हैं। एक पौराणिक संदर्भ में मैं आपको समझाता हूँ। जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे तो संगत का प्रभाव ये था कि उनके साथ उनका कुत्ता तक स्वर्ग गया था। आप सभी को मालूम है ये घटना।
उनका कुत्ता तक युधिष्ठिर जी के साथ स्वर्ग गया था। इस दृष्टांत को याद रखना इंदौर वालों, और मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य आपकी अदालत में रखता हूं। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया, खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया। गलती से एक समाचार पत्र में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया। गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे, और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। ऐसा लगता है जैसे पूरी भीड़ का लोड इन पे ही आ गया। गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे, और हम भी घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। लोग दुखी थे, उनके चेहरे पर गम भी थे। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई, जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे। जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे, अपने बेतुके रुख को संभालते हुए और हमारे तैल चित्र पर एक मुरझाए हुए फूलों की माला डालते हुए। एक क्षेत्रीय नेताजी बोले, शर्मा जी महान थे, इलाके की पहचान थे, साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है कि इन बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है। साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है कि इन बाकी कवियों के लिए रचने कुछ नहीं बचा है। उनके सृजन हमें रह रह के रुलाएंगे। वे इतनी पुण्य आत्मा थे कि देखना सीधे स्वर्ग जाएंगे। कभी स्वर्ग की दिशा में पुकारते हुए और हमारे तैल चित्र को निहारते हुए नेताजी बोले, शर्मा जी हमें हमारी मोहब्बत का सिला दे जाते, अकेले क्यों गए, हमें भी साथ ले जाते। तभी मेरे मुंह से निकल गया, नेताजी हम ये वादा नहीं निभा पाएंगे, हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी है जो आप साथ जाएंगे। हमने कहा नेताजी हम ये वादा नहीं निभा पाएंगे, हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी हैं जो आप साथ जाएंगे। अगर आपका मन हो तो एक आध कविता और पढ़ लूं। हाँ बढ़िया है। मेरी बड़ी चर्चित एक कविता है लाल किला। आपका अगर मन हो तो बस मुझे मन दे दीजिए। मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं जिसे सत्तन जी की अटूट मोहब्बत मिली है, और उनकी इसी मोहब्बत की बदौलत मुझे इंदौर शहर की मोहब्बत मिली है। आप लोगों के साथ में कोई बेईमानी नहीं करना चाहता। मैं अपनी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ आपको सुनाने के मन लेके आया। एक ऐसी रचना जो केवल सुनाना नहीं चाहता बल्कि आपके मस्तिष्क पर मैं छापना चाहता हूं। लाल किला हर साल एक भाषण देता है। गंभीरता से सुनना जरा। लाल किला हर साल एक भाषण देता है। 71 साल हो गए हमें उस भाषण को सुनते सुनते। ये हमारा दुर्भाग्य है या इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य है या इस देश का दुर्भाग्य है कि हर साल भाषण वही के वही रहते हैं, बस लोग बदलते जाते हैं। क्या बात है। इन भाषणों में जो विकास की गंगाएं बहाई जाती हैं वो हमारे और आपके घरों तक आते आते रास्ते में कहां सूख जाती हैं, इसका हिसाब किसी सरकार ने आज तक नहीं दिया। मैं बस इशारों में वो हिसाब और किताब आपके बीच में रखना चाहता हूं। मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ कविता आप सभी को समर्पित और आदरणीय सत्तन जी के चरणों में रखता हूं। आप ये भाषणों का बोझ बस जरा जिंदा होकर सुन के दिखा देना मुझे। आप ये भाषणों का बोझ जो हर साल हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? जो हर साल हमारे कंधों पर डालते हैं, कभी सोचा भी है कि हम इसे कैसे संभालते हैं? आजादी
सिर्फ समर्थ लोगों की सामर्थ्य का एक सालाना जलसा है, जो हजामत बनवाकर खुद को जटायु प्रमाणित कर देने का ढोंग जानते हैं। आप ऐसे ही लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आपको तो हम खूब पहचानते हैं। पहचानते हैं। ये कद, ये ओहदा, ये रसूख, हुजूर सारा खेल आंख नीचे का है। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा हुआ ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। आपके चेहरे की तसल्ली कुछ भी कह रही हो, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपकी अचकन पर लगा हुआ ये सुर्ख गुलाब है, ये हमारे बगीचे का है। कमाल है, कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। कमाल है, कमाल है, कमाल है, हमारा बगीचा आज भी जिंदा है अपने ही पसीने पर, और ये महकते हुए गुलाब आपके सीने पर। हुजूर आप राजमुकुट हो, राजमणियों से जड़े हो, और याद रखो किसी चुनावी सभा में नहीं बल्कि लाल किले पर खड़े हो, जिसकी अपनी एक आन है, बान है, शान है। अरे आपके लिए भले ही ईंट पत्थरों का बना हो, हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान है। जिसकी अपनी आन है, बान है, शान है। अरे आपके लिए भले ही ईंट पत्थरों का बना हो, हमारे लिए तो ये आज भी हिंदुस्तान है। इस पर खड़े होकर आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को घसीट रहे हैं। हम 71 सालों से अपना माथा पीट रहे हैं। याद करो, पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी, वो अभी तक नहीं आई। याद करो, पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी, वो अभी तक नहीं आई है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। याद करो, पिछले साल भाषणों की पीठ पर लाद कर आपने जो नहर हमारे गांव भेजी थी, वो अभी तक नहीं आई है। सुना है इस बार आपने नदी भिजवाई है। आपके ये नेक इरादे अखबार की सुर्खियों में छा चुके हैं। आपके द्वारा भेजी गई नदी खुद कह रही है कि आप किस चालाकी से हमारी नहर खा चुके हैं। वाह वाह, किस चालाकी से हमारी नहर खा चुके हैं। हम पर नदी और नहर दोनों का कर्जा चढ़ा है, और हमारा गांव अपनी प्यास हथेली पर लेकर जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। जहां खड़ा था वहीं खड़ा है। हुजूर अगर आप भगीरथ हो, तो अपने भगीरथ होने के मानी दे दो। हम 71 सालों से प्यासे हैं, हमारे गांव को पानी दे दो। हम 71 सालों से प्यासे हैं, आप हमारे गांव को पानी दे दो। ये इंदौर शहर का सौभाग्य है कि हिंदी साहित्य के ये चरण राजनीति की जूतियां नीचे उतार करके इस मंच पर चढ़ते हैं। राजनीति के बड़े हस्ताक्षर हैं। राजनीति का एक चित्र खींचता हूं दोस्तों इशारों में। राजनीति को गाली देना बड़ा सरल काम है, लेकिन शब्द की मर्यादा में उसका एक चित्र खींचता हूं, सत्तन जी के कदमों में हाजिर करता हूं। देश अगर लोकतंत्र का शरीर है, तो संसद इसकी आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। देश अगर लोकतंत्र का शरीर है, तो संसद इसकी आत्मा है, लेकिन इस आत्मा का मालिक आजकल परमात्मा है। सभासद ऐसे ऐसे करतब दिखा रहे हैं, चिड़ियाघर और सर्कस वाले भी सीखने आ रहे हैं। सभासद ऐसे ऐसे करतब दिखा रहे हैं, चिड़ियाघर और सर्कस वाले भी सीखने आ रहे हैं। आजाद भारत के अंदर
गांधी जी छोड़ के गए थे 3 तरह के बंदर। गांधी जी के जाते ही बंदरों की मौज हो गई, देखते ही देखते फौज हो गई। बंदर भी समझ गए कि गांधी का बंदर होना कितना फायदे का धंधा है। यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक किस्किंदा है। वाह वाह गांधी का बंदर होना कितना फायदे का धंधा है। यही कारण है कि हर बंदर की अपनी एक किस्किंदा है। दांत किटकिटा रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, कटी हुई पूंछ हाथ में लेकर चीख रहे हैं, इसे पोषित कर दो। हम हरकतों से भले ही लंगूर हैं, आप हमें हनुमान घोषित कर दो। आपकी तरफ से मुझे विदाई देना। जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ? वाह। जो किए गए थे उन वादों का क्या हुआ? हुकूमत के नेक इरादों का क्या हुआ? वाह। मजलूम को तो टांग आए सूली पर, मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ? मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ? मुल्क के रईस जादों का क्या हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद भाई बेचैन जी। विराजी आप अभी आगे नहीं जाने देंगे आपको।